हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक लेव स्टडी पॉइंट। तो आज हम क्लास 10 की ज्योग्राफी से चैप्टर 4 देखने जा रहे हैं, जो कि इस अध्याय का नाम है कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। ये हमारे सोशल स्टडी से ज्योग्राफी से चैप्टर 4 है, जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में बेसिकली आप देखेंगे कृषि क्या होता है, कितने तरह से होता है, कर्तन दही प्रणाली क्या होती है, इन सारी चीजों का हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो भारत है वो एक महत्वपूर्ण देश है। किसके लिए? कृषि की दृष्टि से। ठीक है, जैसे कि सही बोलते हैं कि जो भारत है वो एक कृषि प्रधान देश है, राइट। कृषि प्रधान देश है भारत, जैसा कि सभी बोलते हैं, है ना। क्योंकि जो भारत है वो शुरू से ही कृषि में लगा रहा है, और यहाँ की जो अधिकतर जनसंख्या है वो कृषि पर ही निर्भर करती है। उनका पालन पोषण जो है वो कृषि के अकॉर्डिंग ही होता है, वो कृषि पर ही अपना जीवन निर्भर करते हैं। और क्योंकि यहाँ की जो 2/3 जनसंख्या है वो कृषि कार्यों में ही संलग्न है, इसीलिए भी यह भी एक कारण हो जाता है कि जो भारत है वो एक कृषि प्रधान देश है, इस रूप में जाना जाता है, राइट। और आगे हम देखते हैं कि झूम खेती, जिसको कर्तन दहन प्रणाली, इंग्लिश में इसको कहते हैं स्लैश एंड बर्न। बिकॉज स्लैश एंड बर्न इसके नाम से पता चल रहा है, कर्तन दहन मतलब पहले काटना और फिर जलाना, तो इसीलिए इसको स्लैश एंड बर्न या कर्तन दहन प्रणाली कहा जाता है। इसको जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, झूम खेती, इसमें क्या होता है, पहले ना किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के पेड़ों को काट दिया जाता है और फिर उसके काटने के बाद वहां पे जला दिया जाता है, उसके बाद वहां पे खेती की जाती है। ठीक है, और जिसको मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है, और जो वेनेजुला है उसमें कोनुको कहा जाता है। एग्जाम में बहुत बारी पूछा जाता है कि झूम खेती को और किन किन प्रदेशों में अन्य नाम से, किन किन अन्य नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो ब्राजील में रोका बोला जाता है, और जो मध्य अफ्रीका है उसमें मसोले बोलते हैं, और इंडोनेशिया में लद्दाख। ठीक है, और जो वियतनाम है उसमें रे के नाम से इस ये जो खेती होती है इसको जाना जाता है। अगर कोई पूछे झूम खेती होती क्या है, तो आप इसके नाम से डिफाइन कर सकते हैं, कर्तन दहन प्रणाली, स्लैश एंड बर्न, पहले काटना और फिर उसमें आग लगा देना, राइट। तो फिर उसके बाद खेती करना, और फिर जब उस एरिया की खेती हो जाती है, जब तक वो दूसरे प्लेस पे जाते हैं और फिर वहां के पेड़ों को काट देते हैं, फिर वहां पे आग लगा के और फिर वहां पे खेती होती है। ठीक है, इसीलिए इसको स्लैश एंड बर्न प्रणाली, कर्तन दहन प्रणाली या झूम खेती कहा जाता है। झूम खेती इसीलिए बिकॉज इसको ना एक जगह पे करके फिर उस प्लेस को थोड़े दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है, और फिर उस दौरान दूसरी जगह पे जाके खेती की जाती है, इस वजह से भी इसको झूम खेती भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो भारत है ना इसमें भी ये जो किस्म की जो झूम खेती है इसको भारत में भी अनेकों नाम से जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया से बाहर ही इसे दूसरे नामों से जाना जाता है, भारत में भी इसे अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया कहा जाता है, ठीक है, और आंध्र प्रदेश में पेड़ू अथवा पेंडा कहा जाता है, और जो उड़ीसा है उसमें पामा डाबी या कोमान या बरिंगा के नाम से जाना जाता है, राइट। और जो पश्चिमी घाट है उसमें यहाँ पे कुमारी के नाम से जाना जाता है, किसको? झूम खेती को। ये कुछ भारत के क्षेत्र हैं जहां पर झूम खेती को अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो आप इन सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि थोड़ी सी और जगह है, जैसे कि दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान है इसमें क्या होता है, इसको वालेरे या वाल्टेरे कहा जाता है, और जो हिमालयन क्षेत्र होता है इसमें इसको खील कहा जाता है, और झारखंड होता है उसमें इसको कुरवा कहा जाता है, और जो उत्तर पूर्वी प्रदेश होते हैं ना उसको यहाँ पे झूम खेती ही कहा जाता है। जो ऊपर के उत्तर और पूर्वी इलाके होते हैं वहां पे इसको झूम खेती ही कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि जो कृषि की प्रणाली है वो कितने टाइप की होती है। तो वो होती है निर्वाह कृषि, गहन कृषि, रोपण कृषि, और जो वाणिज्यिक कृषि। आगे हम इन सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। ठीक है, ये क्या होता है, ये ऐसी कृषि प्रणाली होती है जिसमें किसान जो है ना वो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए उत्पादन करता है। ये जो कृषि होती है इसका उद्देश्य क्या होता है, इसको किसान इसलिए उगाता है ताकि वो ना अपने परिवार का पोषण कर सके, इसीलिए इसका नाम है जीविका निर्वाह कृषि, जीविका को निर्वाह करने के लिए कृषि करना। ठीक है, तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, इजी टू अंडरस्टैंड है कि इस कृषि प्रणाली को इसलिए किया जाता है किसानों द्वारा कि वो अपने परिवार का पोषण करने के लिए। ठीक है, और इसमें जो है ना वो परंपरागत कृषि उपकरणों का उपयोग करते हैं, राइट। और इसमें तरीके जो होते हैं कृषि करने के वो भी परंपरागत होते हैं, उपकरण भी और जो तरीके होते हैं वो भी परंपरागत होते हैं इस प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि में।
राइट। तो आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कर्तन दहन प्रणाली, जैसे कि अभी हमने देखा, या फिर इसको स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है, झूम खेती भी कहा जाता है, और भी कई अन्य नाम है जो हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। और इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इसमें क्या होता है, ये जो किसान होते हैं वो जंगल की भूमि के टुकड़े को साफ कर देते हैं, अर्थात जो पेड़ लगे होते हैं उसको काट कर और जलाते हैं, ठीक है। और परिवार की जीविका निर्वाह के लिए खेती करते हैं, और उस जमीन की जो उर्वरता है ना, वो कम होने के बाद, जब वहां पे क्या होता है, पेड़ काट दिए जाते हैं, फिर खेती हो जाती है, फिर उसके बाद क्या होता है, उस जमीन की जो उर्वरता है वो कम हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, दूसरे जमीन के पास जाते हैं और वहां के टुकड़े को साफ करके, यानी कि पेड़ों को काट कर जलाकर, और फिर वहां पे खेती की जाती है। तो हुआ ना झूम खेती, स्थानांतरण, पहली बार यहाँ, फिर दूसरी बार वहां, फिर दूसरी बार वहां, इसीलिए इसको स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको झूम खेती, कर्तन दहन प्रणाली आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि, इसमें क्या होता है कि इस पद्धति में ना जो उत्पादन होते हैं उनके उद्देश्य क्या होते हैं कि अधिक पूंजी निवेश करना। इसमें क्या होता है ना कि इसमें अधिक पूंजी निवेश की जाती है, और जो आधुनिक उपकरण होते हैं, इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने प्रारंभिक निर्वाह कृषि में देखा था, पुराने तौर तरीके होते हैं, पुराने उपकरण होते हैं, परंतु जो गहन निर्वाह कृषि होता है, इसमें क्या होता है कि जो कीटनाशक होते हैं उनका उपयोग किया जाता है, और जो आधुनिक उपयोग होते हैं उनका उपयोग किया जाता है, और इसमें क्या होता है, अधिक से अधिक पूंजी निवेश की जाती है। ये एक तरह से व्यापार के उद्देश्य से भी की जाती है, ठीक है। और जिसमें क्या होता है, उर्वरक, कीटनाशक और जो आधुनिक उपकरण होते हैं इनका उपयोग किया जाता है, राइट। तो आई होप कि आपको इसमें भी सारी चीजें समझ में आई होगी, और इन दोनों में डिफरेंस भी क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं कि वाणिज्यिक कृषि क्या होती है। तो जो वाणिज्यिक कृषि होती है, इस प्रकार की कृषि का जो मुख्य लक्षण होता है, वो आधुनिक निवेशों, जैसे कि अधिक पैदावार करने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और जो कीटनाशक होते हैं, उनका प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना। ये भी जो है ना, वो गहन निर्वाह कृषि के जैसा ही होता है, परंतु इसमें क्या होता है, इसमें वाणिज्य ज्यादा शामिल होता है। इसे वाणिज्य के स्तर पर इसको विभिन्न प्रदेशों में अलग-अलग नाम से भी जाना जाता है, और वाणिज्य के स्तर पर ही इनको उगाया जाता है। और इसमें भी क्या होते हैं, आधुनिक उपकरणों का उपयोग होता है, कीटनाशक और रसायनों का उपयोग किया जाता है, राइट। और इसको क्या होता है, इसको वाणिज्यीकरण का जो स्तर है वो विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग होता है। जैसे कि अगर हम उदाहरण की बात करें तो जो हरियाणा है और जो पंजाब है, उसमें जो चावल है वो वाणिज्य की एक फसल है, मतलब उसको व्यापार के उद्देश्य से ज्यादा उगाया जाता है, वाणिज्य की फसल है। परंतु जो उड़ीसा है, उसमें ये एक जीविका फसल है। तो एक ही फसल दोनों भी हो सकती है, वाणिज्य फसल भी और जीविका फसल भी, परंतु डिपेंड करता है उसके पैदावार पर और उस पे उपयोग किए गए जो तकनीक है, जो उर्वरक वगैरह है, राइट। तो जिस प्रकार पंजाब और हरियाणा में जो चावल है वो वाणिज्य फसल है, उसी प्रकार जो उड़ीसा है उसमें ये एक जीविका फसल है, राइट। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो आगे हम देखते हैं। अब हम देखते हैं इस रोपण कृषि क्या होती है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, रोपण कृषि, रोप कर कृषि करना। तो ये एक प्रकार की, ये भी क्या होता है, ये भी एक वाणिज्य कृषि होता है, ठीक। और जिसमें ना विस्तृत क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। इसमें क्या होता है कि जितना भी एरिया है ना, उस सभी एरिया में एक ही फसल उगाई जाएगी। ऐसा नहीं कि थोड़ी जगह अलग, थोड़ी जगह अलग, नहीं। पूरे एरिया में एक ही फसल को उगाया जाएगा, या तो पूरे एरिया में गन्ने को उगाया जाएगा, या पालक को, या चाय पत्ती को, राइट। या पूरे ही एरिया में, जैसे कि आपने गांव में देखा होगा, अमरूद के बागान होते हैं, आमों के बागान होते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक प्रकार की रोपण कृषि होती है जिसमें पूरे एरिया पे एक ही फसल को उगाया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें भी अत्यधिक पूंजी निवेश की जाती है और श्रम भी लगता है, राइट। क्योंकि बहुत बड़े एरिया में एक ही फसल को लगाया जाता है, इस वजह से श्रम भी लगता है और पूंजी निवेश भी लगता है। भारत में जैसे कि आपने देखा होगा, चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला, अगर इन सब के अगर देखेंगे बागान, तो पूरे बड़े से एरिया में ये पूरे खेत में बस वही वही लगे होते हैं, वही एक ही पौधा लगा होता है, जिस वजह से इसको रोपण कृषि भी कहा जाता है। ये रोपण कृषि की पहचान भी है, और इसको रोपकर कृषि भी की जाती है, इसीलिए। और भारत में जो चाय, कॉफी और जो रबड़ है, गन्ना आदि है, ये जो है एक मुख्य रोपण फसल है, राइट। तो आई होप कि सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब हम देखते हैं, अभी हमने देखे कृषि के प्रकार कितने होते हैं, कितने तरह के कृषि होते हैं, राइट। अब हम देखेंगे कृषि की ऋतुएं क्या होती हैं, कौन कौन से ऋतु में कौन कौन से कृषि की जाती है। तो कृषि की जो मेन ऋतु होती है वो होता है रवि और खरीफ, और एक होता है जायद। तो ये जायद जो होता है वो खरीफ और रवि फसल जो होता है इन दोनों के बीच में आता है, ये जो हमारा जायद फसल होता है, राइट। तो अब हम आगे देखते हैं, इन सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले हम देखते हैं जो रबी फसल है वो क्या होता है। तो जो रबी फसल होती है ना वो शीत ऋतु में की जाती है, जो कि अक्टूबर से दिसंबर में हो सकता है। जब थोड़े थोड़े ठंड का टाइम आ जाता है, जब ठंड का टाइम आता है तब क्या होता है, हमारा रबी फसल किया जाता है, जो कि शीत ऋतु में यानी अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में, ठीक है। और जो ग्रीष्म ऋतु होता है उसमें अप्रैल से जून के मध्य में काट ली जाती है। अक्टूबर और दिसंबर में बोया जाता है, और जो अप्रैल और जो जून का महीना होता है उसके मध्य में क्या होता है, इनको काट लिया जाता है इन फसलों को, ठीक है। जैसे कि अगर हम रबी फसलों के एग्जाम्पल की बात करें, यह भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि रबी फसल जो है उसके एग्जाम्पल दीजिए, और जो खरीफ फसल होते हैं उनके भी। तो सबसे पहले हम रबी फसल की देखते हैं। तो जो गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी रबी फसल के एग्जाम्पल है, राइट। तो ये क्या है, मुख्य रबी फसलें हैं, जो कि अक्टूबर से दिसंबर में बोई जाती है और अप्रैल से जून के मध्य में काट ली जाती है। अब आगे हम देखते हैं खरीफ फसल। खरीफ फसलें क्या होती है? जो खरीफ फसलें होती हैं वो देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के जब आगमन होता है, जब मानसून आता है उसके आगमन के बाद के साथ लगाई जाती है। जब जून जुलाई में वर्षा हो रही होती है ना, बारिश आती है, तब खरीफ फसल को बोया जाता है। रबी फसल क्या था, अक्टूबर दिसंबर के बीच में, राइट, ग्रीष्म ऋतु में। परंतु जो खरीफ फसल होता है वो मानसून के आगमन के साथ लगाया जाता है। जैसे कि जैसे कि जून जुलाई में लगाया जाता है, और सितंबर और जो अक्टूबर होता है उसमें इसको काट लिया जाता है, ठीक है। और अगर हम खरीफ जो ऋतु होता है उसकी अगर फसलों की बात करें, तो चावल, मक्का, ज्वार, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, ये सारी चीजों को ना आप नाम से भी याद कर सकते हैं, क्योंकि इनको बोया जाता है मानसून के आगमन के वक्त, यानी कि पानी बहुत ज्यादा, बारिश होगा तो पानी बहुत ज्यादा होगा। और अगर आपने चावल की खेती देखी होगी तो उसमें चावल की पानी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इससे भी आप पहचान सकते हैं कि जो चावल है और जो कपास है, इन सारी चीजों को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए ये क्या होते हैं, ये खरीफ फसल होते हैं, क्योंकि ये मानसून के आगमन में उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो जिन फसलों को पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है वो आप कह सकते हो कि एक तरह से खरीफ की फसल होती है, जैसे कि मैंने अभी चावल के बारे में बताया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जायद। जैसा कि मैंने अभी बताया, जो जायद फसल है वो रबी और जो खरीफ फसल है उन ऋतुओं के बीच में बोई जाती है, राइट, ठीक है। तो जो फसल रबी और खरीफ फसल के बीच ऋतु के बीच में बोई जाती है उस फसल को हम कहते हैं जायद फसल, राइट। और जो जायद ऋतु होता है उसमें मुख्यतः जैसे कि तरबूज हो गया, खरबूज, खीरे, जो सब्जियां और जो चारे की जो फसलें होती हैं, ये सारी खेती की जाती है जायद में, ठीक है। और जैसे गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है, ठीक है। और जो कृषि की मुख्य फसलें अगर हम बात करें, जो हम कृषि करते हैं उसकी जो अगर मुख्य फसलें हम करें, वो मुख्य फसलें कौन सी होती है कृषि की, तो एक होती है खाद्यान्न फसलें, दलहन और तिलहन। दलहन मतलब दाल वगैरह, तिलहन मीन्स जिनसे हमें तेल वगैरह मिलता है, राइट। और नगदी फसलें होती हैं, और कुछ बागवानी फसलें होती हैं जो बागानों में लगाई जाती हैं, और कुछ नगदी फसलें होती हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि जो भारत है उसमें मुख्य फसलें जो हैं वो कौन कौन सी हैं। तो जो भारत है वो मुख्य रूप से चावल, गेहूं और जो मोटे अनाज होते हैं, जो दाल या दलहन होती हैं, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट इत्यादि की फसलें भारत में उगाई जाती हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं चावल। तो जो चावल है वो भारत के अधिकांश लोगों की मुख्य फसल है, क्योंकि भारत के अधिकतर जो क्षेत्र होते हैं वहां पे अधिकतर क्षेत्रों में ना लोगों के द्वारा चावल का उपयोग किया जाता है। तो इसीलिए जो चावल है वो भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल हो जाती है, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो अ, हमारे देश में ना क्या है, जो चीन है यहाँ पे दूसरे नंबर पे आएगा, ठीक है। चीन के बाद जो चावल का दूसरा उत्पादक करता है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। तो जो हमारा देश है वो दुनिया में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जो कि चावल का उत्पादन करता है, ठीक है। यानी कि चीन पहले नंबर पर आता है और फिर भारत, ठीक है। और इस क्षेत्र की जो सिंचाई की मदद से जो पंजाब, हरियाणा और जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, इसकी सिंचाई की मदद से जो चावल है वो अधिक बोए जाते हैं। और नेक्स्ट अब देखते हैं कि जो चावल फसल है उसके लिए क्या जलवायु चाहिए होता है, क्या तापमान वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो चावल की जो फसल है उसके लिए जलवायु का कितना इम्पोर्टेंस होता है, कैसी जलवायु चाहिए होती है। तो धान एक उष्णकटिबंधीय फसल है, राइट। और गीले मानसून में अच्छी तरह से बढ़ता है। जब मानसून आता है गीले मानसून तब अच्छी तरह से बढ़ता है, तो इसलिए इसको तापमान क्या होता चाहिए, उष्णकटिबंधीय फसल होना चाहिए और मानसून के समय। और तापमान क्या 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर
और भारी आर्द्रता अपेक्षित होती है इसमें। और इसमें वर्षा क्या होता है, सॉरी, इसमें कम से कम 100 सेंटीमीटर वर्षा से भी ऊपर वर्षा चाहिए होती है, और इसे गर्मियों में भारी वर्षा और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। मतलब जब गर्मी होता है तो क्या होता है कि पानी थोड़ा कम होता है, तो जहाँ पे कम बारिश होती है या फिर कम पानी अवेलेबल होता है, वहां पे इसको क्या होता है, सिंचाई की आवश्यकता होती है। कम से कम इसमें 100 सेंटीमीटर से भी ऊपर वर्षा की आवश्यकता होती है, किसकी, चावल की कृषि में। ठीक है, यहाँ पे हम चावल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, राइट। अब हम देखते हैं खेती के क्षेत्र, कि ये जो चावल है उसके खेती के क्षेत्र क्या है। तो जो उत्तर और जो उत्तर पूर्वी भारत है, उसके जो मैदान होते हैं और जो तटीय क्षेत्र है और जो डेल्टा क्षेत्र होते हैं, इसमें सिंचाई की मदद से, और पंजाब, हरियाणा और जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, इन सभी में ये जो सारे क्षेत्र हैं वो किसके हैं, वो चावल के कृषि के क्षेत्र हैं, कि कहाँ कहाँ पर चावल उगाए जाते हैं, राइट। तो अब हम जितने भी फसलों के बारे में देखेंगे, उन सभी के हम जलवायु, तापमान, वर्षा, खेती के क्षेत्र वगैरह देखेंगे, जो कि एग्जाम में भी बहुत पूछे जाते हैं, एग्जाम के पर्पज से भी, पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इन सभी को अच्छे से डिटेल में समझ के जाइएगा। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें अभी तक समझ में आ रही हैं जितनी मैंने बताई है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अब हम बात डिस्कस करते हैं गेहूं के बारे में, कि गेहूं को क्या तापमान चाहिए होता है और क्या। तो जो गेहूं है वो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है, जो कि ये उत्तर में और देश के उत्तर पश्चिम भाग में मुख्य खाद्य फसल होता है। गेहूं भी बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है। इसमें मृदा क्या होती है, इसमें ना जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है या फिर काली मृदा की आवश्यकता होती है, राइट। और तापमान जो होता है, वृद्धि के समय ठंडा मौसम, त इसमें 2 तरह का तापमान चाहिए होता है। जब वृद्धि हो रहा हो तब ठंडा मौसम, और जब कटाई हो रहा हो तो तेज धूप होना चाहिए। किसके लिए, गेहूं के लिए, ठीक है। और वर्षा कम से कम 50 से 75 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है गेहूं के लिए। और अगर खेती के क्षेत्र की बात करें, तो दक्खन के जो उत्तर पश्चिम देश हैं और जो काली मिट्टी के क्षेत्र हैं, वहां पे, और जो गंगा सतलुज के जो नदी का जो मैदान है, वहां पे क्या होता है, इन गेहूं को उगाया जाता है। और गेहूं के उत्पादक राज्यों की अगर हम बात करें, तो यहाँ फिर अगेन पंजाब, हरियाणा और यूपी और जो बिहार है और राजस्थान, इन क्षेत्रों में क्या होता है, चावल और जो गेहूं है उसका भी उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा इन सारी चीजों का, कौन कितना तापमान चाहिए होता है, क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, राइट। आई होप कि सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब हम आगे देखते हैं कि मोटे अनाज, जैसे कि ज्वार, बाजरा और जो रागी होते हैं, ये एक मोटे अनाज होते हैं, और भारत में उगाए जाने वाले ये भी एक महत्वपूर्ण मोटे अनाज है, ठीक है। हालांकि जो इनको अनाज के रूप में जाना जाता है, किंतु इनमें जो पोषक तत्वों की मात्रा है ना, वो बहुत अधिक होती है, ठीक है। जैसे कि ज्वार क्षेत्र और उत्पादन के संबंध में तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। पहले नंबर पे थे चावल, फिर गेहूं, और जो ज्वार है वो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है। अब हम देखते हैं बाजरा, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है बाजरा, राइट। तो इसके लिए क्या मृदा चाहिए होती है, इसके लिए एक बलुआ क्षेत्र और जो उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है ये, राइट। और इसकी मृदा को हमने देखा। अब हम देखते हैं कि जो बाजरा उत्पादक राज्य है, किन किन राज्यों में बाजरा उगाया जाता है, तो वो है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा, और इसके मुख्य उत्पादक राज्य। अगर आपको इजी लर्न करने में थोड़ी डिफिकल्ट हो रहे हो, तो जो जो राज्य सेम है इन सभी फसलों में, उनको याद कर लीजिए, और फिर उसके बाद एक जो रह जाते हैं उसको अपने तरीके से याद कर लीजिए, जिसमें आपको इजी होएगा कि ये जो राज्य है, ये जैसे कि उत्तर प्रदेश था, ठीक है, ये सभी में अभी तक हमने जितना भी देखा सभी में आया था, राइट। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं रागी, रागी की फसल क्या है। तो इसके लिए मृदा की प्रकार चाहिए होती है। जो रागी है उसके लिए शुष्क प्रदेश की फसल है, ठीक है। और ये लाल और जो काली मृदा होती है, और जो बलुआ और दोमट जो उथली काली मिट्टी होती है, इस पर अच्छी तरह से उगाई जाती है, राइट। और जो रागी उत्पादक राज्यों की अगर हम बात करें, तो जैसे कि कर्नाटक, हिमालयन, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश, ये कुछ अलग राज्य हैं जहाँ पे रागी उगाई जाती है। अब हम देखते हैं मक्का के बारे में। तो ये जो मक्का है वो एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन में भी किया जाता है और चारे में भी, दोनों में ही इसका उपयोग किया जाता है। और यह क्या है, एक
खरीफ फसल है जो मक्का है, ठीक है। और जिसके लिए तापमान क्या होता है, 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में इसको उगाया जाता है। और अगर इसके खेती के क्षेत्र की बात करें तो जैसे बिहार जैसे कुछ राज्य हैं जहां पर मक्का जो है रबी की एक ऋतु में उगाई जाती है। और मक्का का उत्पादक जो अन्य राज्य की बात करें तो कर्नाटक, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश एक्सेट्रा, ये सारे जो राज्य हैं यहाँ पर भी मक्का एक मुख्य उत्पादक है। और आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेश हो जैसे कि उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरक और जो सिंचाई है, इसके उपयोग से जो मक्का है उसका उत्पादन बढ़ा है। जब जैसे जैसे नए उर्वरक वगैरह का, नई तकनीक का उपयोग किया गया है, तो ये जो मक्का है इसका उत्पादन जो है वो भी बढ़ गया है। सॉरी। अब हम देखते हैं दाल। दालें के बारे में डिस्कस करते हैं हम। तो जो भारत है उसमें दाल का सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ साथ इसमें सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। ऐसा नहीं है कि दालों का सिर्फ उत्पादन ही होता है भारत में, इसका उपभोग भी बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है भारत में, ठीक है। क्योंकि शाकाहारी खाने में जो दाल है वो सबसे अधिक प्रोटीन दायक होती है, ठीक है। और जो तूर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना, ये सारे क्या है, ये भारत की मुख्य दलहन फसलें हैं जो कि सभी के घरों में बनती हैं, चाहे वो नॉनवेज खाते हो, वेज खाते हो, वो सभी के घर में भारत के हर कोने में दाल कॉमन चीज है, इसीलिए इसका उपभोग भी बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। और इसमें प्रोटीन भी बहुत अधिक होता है, ठीक है। और जो दाल होते हैं उनको कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें जो है ना शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। और जो फलीदार फसलें होते हैं ना, होने के नाते जो ये अरहर को छोड़कर फलीदार फसलें होती हैं, जो कि अरहर नहीं होता फलीदार फसल, इसको छोड़कर जो अन्य सभी दालें हैं ना उसमें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरकता को बनाए रखती है। अतः जो इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन रोटेटिंग में बोया जाता है। मतलब पहले कोई और फसल, फिर ये दाल उगा दिया, फिर कोई और फसल, फिर दाल उगा दिया, तो इसलिए रोटेट होते रहता है, इसलिए इनको आवर्तन में इस दालों को उगाया जाता है। अब हम देखते हैं दाल उत्पादक राज्य। तो जो भारत में जो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक, ये जो है वे दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अब हम देखते हैं कि खाद्यान्न के अलावा ये जो अन्य खाद्य फसलें हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने जितनी भी देखा वो खाद्यान्न फसलें थी, ठीक है। अब हम देखते हैं गन्ना। जैसे कि ब्राजील के भारत वो गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। जो ब्राजील है उसके बाद जो भारत है वो गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अगर हम जलवायु की बात करें तो गन्ने के उत्पादन के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है ये, ठीक है। और ये विभिन्न प्रकार की मिट्टी पर अच्छी तरह से उगाया जा सकता है। और इसकी जो तापमान है वो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस होती है। और अगर हम वर्षा की बात करें तो 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है गन्ने की खेती के लिए। और प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन सभी इलाकों में जो गन्ना है उसकी अत्यधिक खेती करी जाती है। अब हम देखते हैं तिलहन। तिलहन जिनसे तेल भी उपलब्ध किया जाता है, जैसे कि भारत जो है वो तिलहन का भी सबसे बड़ा उत्पादक है। जैसे कि मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी एक तरह का पौधा होता है, ये भी, इसके भी तेल होते हैं। बनोला, अलसी और सूरजमुखी, ये जो भारत है इन सभी का एक बहुत ही मुख्य जो उत्पादन है भारत में होता है, ठीक है। और जो दुनिया में मूंगफली का उत्पादन है, मूंगफली के उत्पादन की अगर हम बात करें तो चीन प्रथम स्थान पर है और भारत दूसरा। और जो रेपसीड है उत्पादन में कनाडा प्रथम स्थान पर है और जो चीन है वो दूसरा और जो भारत है वो दुनिया में तीसरे स्थान पर है रेपसीड के उत्पादन में। तो आगे हम देखते हैं। अब हम देखते हैं चाय के बारे में। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल हो जाती है इंडिया में, ठीक है। दुनिया में जो चाय का उत्पादन है सबसे पहले चीन में ही हुआ था और चीन ही प्रथम उत्पादक है दुनिया में चाय का। और दूसरे नंबर पर आता है भारत जो कि चाय का बहुत ज्यादा अत्यधिक उत्पादन करता है और प्रथम नंबर पर है चीन। और अगर इसकी जलवायु की बात करें तो अगेन इसको उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय की आवश्यकता होती है, यानी कि गर्म और आर्द्र जलवायु में इसको अच्छी तरह से विकसित किया जा सकता है। और जो मृदा है, अगर मृदा के प्रकार की बात करें तो इसमें गहरी उपजाऊ मृदा चाहिए होती है और सूखी मिट्टी जो कि ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थों में समृद्ध हो, ऐसी मृदा की आवश्यकता होती है, राइट।
और अगर हम इसके वर्षा की आवश्यकता की बात करें कि ये जो फसल है चाय, इसमें वर्षा की कितनी आवश्यकता होती है, तो 150 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर तक की आवश्यकता होती है वर्षा की चाय में। ठीक है, और उच्च आर्द्रता और लगातार वर्षा पूरे वर्ष समान रूप से वितरित हो, ऐसी जलवायु की आवश्यकता होती है चाय में। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा असम में बारिश होती है और असम में चाय बहुत अधिक मात्रा में उगाया जाता है। अब हम आगे देखते हैं कॉफी। कॉफी के बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। तो जो चाय की तरह जो कॉफी है, वो भी बागानों में उगाया जाता है। ठीक है, और भारत में सबसे पहले यमन में अरेबिका किस्म की कॉफी को उगाया गया था। एक अरेबिका किस्म की कॉफी होती है, जिसको भारत में सबसे पहले यमन से यमन से अरेबिका किस्म कॉफी को उगाया गया था। और शुरुआत में जो कॉफी है, उसको बाबा बूदन पहाड़ियों में उगाया गया था। बाबन बूदन एक पहाड़ियां होती हैं, वहां पर इसमें सबसे पहले इसको उगाया गया था, राइट, कॉफी को। अब हम देखते हैं बागवानी फसलें, कि ये जो बागानी फसलें होती हैं ये क्या हैं, कैसे हैं। तो सन 2017 में भारत का विश्व में फलों और जो सब्जियां होती हैं उसके उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान आता है भारत का विश्व में। अगर बागानी फल जो और जो सब्जियां होती है उसके उत्पादन की बात करें तो फिर जो भारत है वो उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार की फसलों का उत्पादन करता है, राइट। और जो भारत का जो मटर, मूंगफली, प्याज और जो बंद गोभी, टमाटर, बैंगन, आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है जो भारत है वो। ठीक है, अब हम देखते हैं अखाद्य फसलें, कि जो कौन सी ऐसी फसलें जो अखाद्य हैं, मतलब इनको खाया नहीं जाता, अखाद्य होती हैं वो। जैसे कि रबड़, ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र की एक फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाया जाता है। और जो रबड़ है वो एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। और जो वर्षा है इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। और जो रबड़ उत्पादक के राज्यों की बात करें तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और मेघालय और गारो की पहाड़ियों में रबड़ की फसल को उगाया जाता है। अब हम देखते हैं कपास। कपास के बारे में देखते हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण फसल है जो कि एक अखाद्य फसल है। भारत को कपास के पौधों का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास जो है एक मुख्य और कच्चा माल, सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। सॉरी, इसमें क्या है कि जो भारत है उसमें जो कपास है वो कच्चे माल के रूप में मुख्य कच्चा माल होता है। इसमें कपड़ा, अगर हम कपड़ा उद्योग की बात करें तो जितने भी कपड़ा उद्योग होते हैं उनके लिए कच्चा माल के रूप में होता है जो हमारा कपास है, राइट। और जो कपास है उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। अधिकतर फसलों में चीन के बाद दूसरा स्थान है भारत का, राइट। अब इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो जो कपास का उत्पादन है वो भारत में विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। और आगे देखते हैं हम, अगर हम इसकी मृदा की प्रकार की बात करें तो इसमें क्या होता है, दक्कन के पठार के शुष्क भागों में जो काली मिट्टी होती है और जो कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और तापमान की बात करें तो इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान और जो हल्की वर्षा होती है ना, जैसे कि सिंचाई और 210 पाला रहित दिन और खिली खिली धूप हो उसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, और जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एटसेट्रा, इन सब में कपास के उत्पादन राज्य है ये सभी। और ये खरीफ की फसलें होती हैं, ये भी एक खरीफ की फसल है। और इसे कर तैयार होने में कम से कम 6 से 8 महीने लग जाते हैं इस फसल को पककर तैयार होने में, राइट। तो अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं जूट। तो एक जूट जो है वो भी एक, जूट के लिए अच्छे जल निकासी वाली बाढ़ के मैदान की उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। और जूट के मुख्य उत्पादक जो है वो पश्चिम बंगाल, बिहार, मेघालय, असम, उड़ीसा, ये राज्य हैं। और ये शस्यावर्तन होता है। इसमें क्या होता है कि भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भूमि के किसी टुकड़े पर फसल बदल बदल कर बोना। तो यहाँ पे हमने देखा, अभी हमने देखा कि ये जूट के बारे में हमने यहाँ तक डिस्कस किया, राइट। अब हम देखते हैं कि शस्यावर्तन क्या होता है। जैसे कि आपने चना दालों के बारे में भी देखा था, रोटेट होती है ना वो। तो इसमें क्या होता है कि एक भूमि होती है उसमें ना, उसके अगर मान लीजिए कोई कृषि की गई तो उस एरिया की जो उत्पादन क्षमता है ना वो कम हो गई, ठीक है, कम हो गई। तो इस
ये जो इलाका है, ये जो एरिया है, इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए क्या होता है कि इस भूमि के टुकड़े पर ना फसलें जो है बदल बदल कर उपयोग की जाती है। इसमें पहले कि गन्ने को उगा दिया, फिर उसके बाद क्या किया, इसी भूमि पर किसी गोभी को उगा दिया, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इसमें ना एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ मैं, इससे क्या होता है कि जो भूमि है उसकी जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, जिसको हम शस्यावर्तन भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि चकबंदी क्या होती है। तो जो बिखरी हुई कृषि होती है, जोतों अथवा खेतों को एक साथ मिलाकर आर्थिक रूप में लाभ प्रदान करना। चकबंदी मतलब होता है जैसे कि एक खेत यहाँ है, एक खेत यहाँ है, एक खेत यहाँ, एक खेत यहाँ। तो इन सारे को ना एक करके इकट्ठा कर दिया जाए और बड़ा सा खेत हो जाए। इसको हम कहते हैं बिखरी हुई कृषि को जोत कर या फिर खेतों को एक साथ मिला दिया जाता है, जिससे आर्थिक रूप में भी लाभ प्रदान होता है। अब हम देखते हैं हरित क्रांति। ये भी एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना है अच्छे से। तो ये जो कृषि, इसमें हरित क्रांति में क्या होता है ना कि ये कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली बीजों का प्रयोग किया जाता है और आधुनिक तकनीक और अच्छी खाद उर्वरकों का प्रयोग करने से कुछ फसलें, विशेषकर जो गेहूं होता है, उसमें क्रांतिकारी वृद्धि और हरित क्रांति कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो उर्वरक थे, ठीक है, जो उर्वरक वगैरह है ना, उनका उपयोग किया गया, जिससे क्या होगा, जैसे जो गेहूं जैसे फसल थे, इन इनमें इनमें बढ़ोतरी आई, इनके उत्पादन में ना बढ़ोतरी हुई, जैसे कि उर्वरकों के उपयोग से, राइट। और जो आधुनिक जो तकनीक है, सारे आधुनिक जो तकनीक है, और जो नए नए फसलों को उगाने के लिए इसमें क्या होता है ना, बड़े बड़े तरह के उर्वरक खाद का अच्छे अच्छे किस्म के खाद का उपयोग किया गया इन फसलों में, जिससे क्या हुआ, एक ना क्रांतिकारी बदलाव हो गया, खासकर गेहूं में। तो जिस वजह से क्या होता है, इसको हरित क्रांति क्या कहा जाता है, क्योंकि इसमें बेसिकली फसलों में बढ़ोतरी हुई है, इसलिए इनको हरित क्रांति भी कहा जाता है, राइट। अब हम देखते हैं कि जो हरित क्रांति है, क्या उसके सिर्फ फायदे ही हुए हैं, कुछ नुकसान हम देखते हैं, हानियां, ठीक है, जिसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो अत्यधिक रसायनों के कारण भूमि का निम्नीकरण, इसमें क्या होता है, रसायन का अत्यधिक उपयोग होने लगा और उसकी वजह से क्या हुआ, जो भूमि निम्नीकरण होने लग गया। और सिंचाई की अधिकता से जो जल का स्तर है वो नीचे चला गया, सिंचाई अधिक की गई, जिससे वजह से जो ये जो जल था वो और अधिक नीचे होते गया। तो इससे क्या हुआ, जल का जो स्तर है वो नीचे पहुंच गया। और जैव विविधता, जितने भी तरह की जैव विविधता थी वो भी समाप्त हो रही थी। और जो अमीर और जो गरीब किसान है उसके मध्य अंतर जो है बढ़ रहा था, अमीर हो रहा था, गरीब हो रहा था, ठीक है। तो ये कुछ नुकसान है हरित क्रांति के। अब हम देखते हैं श्वेत क्रांति। तो जो हरित क्रांति थी वो फसलों के लिए हुई थी, ठीक है, परंतु जो ये श्वेत क्रांति है वो श्वेत यानी दूध से आप रिलेट कर सकते हैं इसको, जितने भी तरह से दूध, ठीक है। तो दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिए जो पशु थे उनकी नस्लों को सुधारना, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी हो गई, इसीलिए इसको श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। हरित क्रांति फसलों से रिलेटेड है और श्वेत क्रांति दूध से रिलेटेड है, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि का क्या महत्व है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, भारत एक कृषि प्रधान देश है और लगभग 2/3 आबादी जो है वो अपनी आजीविका के लिए कृषि पर सीधे निर्भर करती है। और जो कृषि है वो भारत की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य भाग भी है। और ये जो है वो सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के उत्पादन का 26% है, 26% ही देता है जो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि है। और ये देश के लिए अखाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है और उद्योगों के लिए ये कई कच्चे माल का उत्पादन करता है। अगर कई ऐसे उद्योग हैं जिनको जहां पर कृषि के जो उत्पादन होते हैं उनको कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, ये जो कृषि है वो कई उद्योगों को कच्चे माल के रूप में भी देती है अपनी फसलें, ठीक है। जैसे कि अगर कपड़ा उद्योग है तो उसके लिए क्या होगा, कपास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा जो कि कृषि के द्वारा ही मिलता है, राइट। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो कृषि है वो उद्योगों को कच्चे माल के रूप में अपने फसल जो है वो उत्पादन देती है। अब हम देखते हैं कि जो भारत है उसमें कृषि की विशेषताएं क्या है।
तो किसानों के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा होता है भारत में। अधिकतर ऐसे होते हैं कि किसानों के पास जमीन ही नहीं होते कृषि करने के लिए, जिस वजह से भी वो पिछड़ जाते हैं और मुख्य रूप से अपने स्वयं के उपभोग के लिए फसलें उगाते हैं। और अधिकतर किसान क्या होते हैं, वो अपने स्वयं के ही उपभोग के लिए, स्वयं के पालन पोषण के लिए ही फसल को उगाते हैं। और विभिन्न प्रकार की जो कृषि गतिविधियां है, उसमें पशु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो पशु होते हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कृषि में कृषि में। और जो किसान है वो मुख्य रूप से मानसून की बारिश पर निर्भर करता है। अगर खासकर अगर चावल की खेती की बात करें हम, तो अगर वर्षा अच्छे से होती है तो चावल की खेती में वृद्धि होती है। और जिस वर्ष अगर वर्षा नहीं हुई तो चावल की खेती एकदम ही डाउन चली जाती है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो मानसून की बारिश पर ही निर्भर होते हैं किसान, क्योंकि सिंचाई के लिए उतने उच्च तकनीक अभी उपलब्ध नहीं है। पहले के अकॉर्डिंग से बेहतर है, पर फिर अभी भी बहुत किसान हैं जो कि मानसून पर ही निर्भर करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो भारत है उसपे कृषि पर भूमंडलीकरण के प्रभाव को हम देखते हैं। भूमंडलीकरण के प्रभाव को देखते हैं भारत की कृषि पर। तो जो भारतीय किसान है उनको इन उत्पादों के लिए अस्थिर कीमतों के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसमें साल दर साल बड़े बड़े पैमाने पर उतार चढ़ाव आते रहे, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, घरेलू स्तर पर जो कृषि उत्पादन है उनकी कीमतों पर व्यापार उदारीकरण का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता रहा कि अन्य देश किन नीतियों का पालन कर रहे हैं, उस प्रकार भारत में भी होगा। तो इस वजह से भी क्या होगा, भूमंडलीकरण के कुछ प्रभाव पड़े हैं भारत पर। और जो प्रमुख कृषि वस्तुएं होती है उसके निर्यात को उदार बनाया गया है। और जो फसलों की उच्च उपज देने वाली जो किस्म की जो शुरुआत है, उसके साथ बड़ा परिवर्तन हुआ है। और इन नवाचार, बुनियादी ढांचे में निवेश में, क्रेडिट में, प्रसंस्करण सुविधाओं के विस्तार के साथ जो आधुनिक आदतें हैं, आदानों के उपयोग में उल्लेखित वृद्धि हुई है। अब हम देखते हैं कि जो भारत है उसमें घटते खाद्य उत्पादन के लिए उत्तरदायी कारण, कि जो भारत है उसमें जो खाद्य उत्पादन है वो किस प्रकार घट रहा है, उसके बारे में हम कारणों को डिस्कस करते हैं। तो जो गैर कृषि उपयोग है के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण बोए गए क्षेत्र में कमी हुई है। रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों के अधिक प्रयोग के कारण जो उपजाऊ की क्षमता है वो कमी हुई है। अत्यधिक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, उर्वरकों का, जिसकी वजह से क्या होता है, भूमि की गुणवत्ता डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से उपजाऊ में भी पन में कमी आता है और जिसकी वजह से खाद्यान्न के उत्पादन में कमी हो जाती है। अक्षम अनुचित जल प्रबंधन ने जलाक्रांता और लवण की समस्या को उत्पन्न किया है। अत्यधिक भूजल दोहन के कारण भौम जल का स्तर गिर गया है। इससे कृषि लागत में वृद्धि, अपर्याप्त भंडार क्षमता तथा बाजार का भी अभाव है। पर्याप्त भंडार भी नहीं है और जो बाजार है उसका भी अभाव है। ये कुछ कारण है जो कि भारत में घटते खाद्य उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। अब हम देखते हैं कि जो भारत है उसमें किसानों के सामने किस प्रकार की चुनौतियां हैं। सबसे पहले मानसून की अनिश्चितता, किसी वर्ष बहुत अधिक वर्षा होती, किसी वर्ष बिल्कुल ही वर्षा नहीं होती, किसी इलाके में बहुत अधिक वर्षा होती है, किसी इलाके में बिल्कुल ही वर्षा नहीं होती। तो इस वजह से क्या होता है, मानसून की निश्चित नहीं होता कि मानसून होगा ही होगा या नहीं होगा, ठीक है। पहला कारण ये है। और गरीबी और ऋण का दुष्चक्र, अधिकतर किसान क्या है, वो गरीब होते हैं और या तो ऋण में फंसे होते हैं वो, जिसकी वजह से क्या होता है, इनको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं अधिकतर किसान। वहां पर भी जाके इनके जीवन पे सुधार नहीं हो पाता, वो और भी मतलब पहले से बेहतर हो जाता है, पर वो बिल्कुल ही डाउन चले जाते हैं, शहरों में भी पलायन कर जाते हैं, कृषि भी छोड़ देते हैं। तो जहां पर जाके उनको जैसे झुग्गियों जैसे इलाकों में भी रहना पड़ जाता है। और जो सरकारी सुविधाएं हैं उन पे पहुंच नहीं होती, सबसे बड़ी बात। जो बिचौलिए होते हैं वो सारी चीजें ले लेते हैं और जो अंतरराष्ट्रीय जो प्रतियोगिता है उसके कारण भी कई प्रभाव पड़ते हैं जो हमारे भारत के किसान हैं, जिसके कारण उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि जो भारत है उसमें कृषिगत सुधारों के उपाय, कृषि को सुधार करने के लिए उपाय कौन से हो, अच्छी सिंचाई व्यवस्था हो, जैविक खाद हो, आधुनिक कृषि संयंत्र हो आदि का उपयोग, किसानों की प्रत्यक्ष सहायता, बैंक खाते में सहायता रकम सीधा पहुंचाना चाहिए, ना कि बिचौलियों के द्वारा, सीधा उनके खाते में ही किसानों के बैंक में अकाउंट में डालना चाहिए पैसे, ठीक है। और जो सरकारी सहायता समूह है, सस्ते ऋण दिलाए, बिजली पानी की सुलभता हो, बाजारों तक सुगमता आसानी से पहुंच सके। और जो बाढ़, सूखे, जो चक्रवात और आग लग जाते हैं कई बारी फसलों में, कीट आदि के बचाव के लिए भी फसल बीमा होनी चाहिए, क्योंकि इसमें किसान की तो कोई गलती नहीं है ना, तो इसके लिए भी बीमा होनी चाहिए। और न्यूनतम समर्थन
समर्थन मूल्य भी होना चाहिए और ग्रामीण बैंक, किसान कार्ड आदि। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है कि हम अगर कोई भी अगर आपको इस फसल को नहीं लेगा तो हम इतने मूल्य पर कम से कम इतने पैसे में हम इस फसल को लेंगे। तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए कि इससे ज़्यादा इससे इससे कम में आप इस फसल को नहीं बेच सकते, भले ही इससे ज़्यादा बेच सकते हैं, परंतु न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब ये होता है कि एक फिक्स प्राइस कि इससे नीचे आपको आपकी फसल को कोई भी नहीं खरीद सकता। ऐसे मूल्य को निर्धारण करना भी चाहिए जिससे कि कृषि का सुधार हो सके। ठीक है? और कृषि संबंधी जो शिक्षा है वो दी जानी चाहिए, मौसम संबंधी जानकारी देना चाहिए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि सेमिनारों का आयोजन कराना चाहिए और जो आम किसान है उसकी पहुंच भी होनी चाहिए उन सब चीजों पर। ठीक है? और कृषि विद्यालय खोलने चाहिए, विश्वविद्यालय और अनुसंधान केंद्रों की स्थापना होनी चाहिए। और अब हम देखते हैं कि जो सरकार है उसके द्वारा किसानों के हित के लिए संस्थागत सुधार किए गए, उसके बारे में देखते हैं। तो फसलों की बीमा सुविधा देना, सहकारी बैंकों का विकास करवाना, किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराना, फसलों के समर्थन का मूल्य उचित निर्धारण करवाना, प्रोत्साहित करना, मौसम संबंधी सूचनाओं को समय समय पर प्रसारित करना और किसानों तक इसकी पहुंच बनाना। और कृषि संबंधी जो नवीन तकनीकें हैं, न्यू न्यू जो टेक्नोलॉजीज वगैरह आती हैं और जो औजार वगैरह आते हैं, उपकरण आते हैं, उर्वरक आते हैं, इनका कार्यक्रम जो है रेडियो पर भी चलाया जाए ताकि और दूरदर्शन पर भी, ताकि किसानों को इन सारी चीजों में डिस्कस मिल सके और ये जानकारी मिल सके, उनको नॉलेज थोड़ी हो सके फसलों के लिए। और इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। और अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।